देखिए तो लाइव हो गया। देखिए अब आपका जो अर्बन प्लानिंग चल रहा था, यानी कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973, और इसमें आपका मैंने कल मैंने परसों पढ़ाया भी गया था और कल दो तीन क्वेश्चन और लिखवाए भी गए थे। लगभग आधा प्रावधान इसमें के समाप्त हो गए हैं, आधा और बचे हैं। जो आधा बचे हैं उसमें आपको पढ़ना है कि कैसे भूमि एक्वायर करेगा विकास प्राधिकरण, यानी कि लैंड को कैसे एक्वायर करेगा ये प्रावधान। फिर उसका कोष क्या होगा, यानी कि कहाँ कहाँ से उसे पैसा आएगा। और जो अंतिम प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करके मकान बनाता है तो विकास प्राधिकरण क्या कर सकता है, क्या मकान को तोड़ सकता है कि नहीं, यानी कि बुलडोजर चला सकता है कि नहीं, सामान्य भाषा में। और अगर और इसके बाद आपका शास्तियाँ क्या है, यानी कि कौन कौन से दंड ऐसे लोगों को दिया जा सकता है जो इस कानून का उल्लंघन करके अपना मकान बनवा रहे हैं या भूमि का विकास कर रहे हैं। ये आपका दो तीन पॉइंट मेन और बचा है जो मेंस में भी आता है और आपको पढ़ना भी है। तो आइए देखा जाए अब आपका अध्याय 6, भूमि का अर्जन और व्यय, यानी कि विकास प्राधिकरण कैसे भूमि को अर्जित करेगा, भूमि को पाएगा, और आपका उस भूमि का व्यय कैसे करेगा, डिस्पोज ऑफ कैसे करेगा, यानी कि क्या बेच सकता है कि नहीं बेच सकता, दान दे सकता है कि नहीं, पट्टे पर दे सकता है कि नहीं दे सकता, इन बातों को पढ़ना है। और एक नजूल भूमि यानी कि स्टेट लैंड, यानी कि सरकारी भूमि भी देखनी है। तो इसमें आपका पहले तो सामान्य बातें समझिए, आपका कानूनी भूमि के बारे में, तब आपको और बताया जाएगा। देखिए आपका जो भारत में कानून है, और भी कानून है, तमाम कानून जो लैंड या भूमि के बारे में है उसमें ये प्रावधान है कि सरकार जब चाहे तब किसी की भी भूमि एक्वायर कर सकती है या ले सकती है। बस ये है कि सरकार आपका मुआवजा देती है और मुआवजा देकर किसी की भी जमीन ले सकती है। जैसे अस्पताल बनाना है, रोड चौड़ीकरण करना है, आपका कारखाना बनाना है, बस्ती बसाना है, फ्लैट बनाना है, तो सरकार क्या करती है, किसानों की जमीन या रेलवे ट्रैक बढ़ाना है, ले लेती हैं। पहले मुआवजा कम मिलता था लेकिन अब मुआवजा ज़्यादा मिलता है, यानी कि जो सरकारी रेट होता है उसका किसानों को 4 गुना मिलता है। यानी कि सरकार ने प्रत्येक स्थान के जमीन की कीमत निर्धारित कर दी है। वह सर्किल रेट या क्षेत्रीय रेट या सरकारी रेट कहा जाता है, और जो सरकारी रेट रहता है उसका 4 गुना मुआवजा वर्तमान समय में दिया जाता है। याद रखिए 4 गुना दिया जा रहा है। अब यह है कि जो शहर में तोड़े जा रहे हैं मकान या जमीन ली जा रही है, उसका भी नियम ये है कि अगर वह नजूल भूमि थी या स्टेट लैंड था या सरकारी जमीन थी और आपने अपना मकान बनाया है तो सरकार एक पैसा नहीं देगी, मकान भी आपको खुद ही तोड़ना पड़ेगा और सरकार एक पैसा भी नहीं देगी। अगर आप नहीं तोड़ते तो सरकार तोड़वा देगी और जो तोड़वाई में खर्चा लगेगा वो भी वसूल लोगी, वो भी वसूलेगी, ये नहीं कि छोड़ देगी। अगर आपका स्टेट लैंड नहीं है, आपका निजी जमीन है, तो यानी कि फ्री होल्ड कहा जाता है। अगर फ्री होल्ड जमीन है और तो ऐसी दशा में जब सड़क या इत्यादि के लिए सरकार जमीन लेती है तो उस जमीन का आपका मुआवजा देती है। जैसे मकान भी है कि अगर मकान नक्शे के अनुनक्शा पास करके बना है तब आपको मुआवजा कुछ मिलता है, और बिना नक्शा के बनाए हैं तो एक पाई नहीं।
तो प्रयागराज में तो 90% जो मकान है, चाहे अल्लाहपुर हो, बघाड़ा हो, सलोरी हो, बिना नक्शे के बने हैं। और यहाँ जो आपका भूमियाँ हैं वह ज़्यादातर लैंड स्टेट लैंड है, सरकारी ज़मीन है। तो सरकारी ज़मीन पर आप स्वामित्व नहीं रख सकते, बल्कि केवल और केवल पोजीशन रख सकते हैं। यानी कि खसरा जो होता है, जो आपका कब्जा बताता है, तो खसरे में आपका नाम रहेगा, लेकिन जो खतौनी का कालम होता है उसमें नहीं रहेगा। लेकिन अब इसी आधार पर चेक किया जाता है कि कोई जो जमीन है वह स्टेट लैंड है कि फ्री होल्ड है। तो अगर खतौनी के कालम में माने जमीन के मालिक का नाम दर्ज है, यानी कि वह सरकारी जमीन नहीं है, और खसरा के कालम में दर्ज है, यानी कि मान कर चलिए कि वह आपकी जमीन नहीं है, किसकी है, सरकार। तो स्टेट लैंड आपका बता दिया जाए कब्जे के आधार पर चलता है। तो स्टेट लैंड की कीमत जो होती है वह कम होती है और फ्री होल्ड की ज़्यादा होती है, लगभग दूना का अंतर रहता है। अब स्टेट लैंड को सरकार योजना चलाती है फ्री होल्ड करने के लिए, तो उसमें आप पैसा दीजिए सरकार को और अपनी ज़मीन को आपका स्टेट लैंड से फ्री होल्ड कराइए। योजना सरकार चलाती है, लेकिन उसमें भी पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, कम नहीं लगता। अब हमें ये देखना है कि जो ये विकास प्राधिकरण है, ये भूमि को कैसे अर्जित करता है, यानी कि इसे कोई भी जमीन कैसे मिलेगी। तो देखिए, इसी आपका उपबंधों को देखा जाए, पहला क्वेश्चन मेंस में माने अगला क्वेश्चन मेंस का है कि विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के अनिवार्य अर्जन या भूमि के अनिवार्य ग्रहण के बारे में प्रावधानों का उल्लेख करिए। तो आपका जवाब रहेगा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 17 में विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के अनिवार्य अर्जन के बारे में प्रावधान किया गया है, जो निम्नलिखित है। एक लाइन कॉन्सेप्ट बना लीजिए, तब डायरेक्ट और चला जाए। विकास प्राधिकरण डायरेक्ट भूमि को अर्जित नहीं करता। अगर इसे भूमि को अर्जित करना है तो ऐसी दशा में ये स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है प्रस्ताव। राज्य सरकार भूमि को अधिग्रहण करेगी और अधिग्रहण करके विकास प्राधिकरण को सौंपती है। नियम जान लीजिए, जो नियम आपको लिखना है मुख्य रूप से, कि विकास प्राधिकरण डायरेक्ट भूमि को एक्वायर नहीं कर सकता। तो कौन करता है एक्वायर? स्टेट गवर्नमेंट। और किसको सौंप देती है जमीन को? आपका विकास प्राधिकरण को। यही बातें अब कानूनी रूप में थोड़ा डिटेल में देखनी है। देखिए कह करके भाई, पहला खंड, यदि राज्य सरकार की राय में किसी भूमि की अपेक्षा इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजन के लिए या किसी अन्य प्रयोजन हेतु की जाती है, तो राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम लैंड एक्वायर एक्ट 1894 यानी कि 1894 के उपबंधों के अनुसार अधीन ऐसी भूमि का अर्जन कर सकेगी। तो वही कंसेप्ट हमने भी बताया कि अगर विकास प्राधिकरण चाहता है कि कोई भूमि उसे मिले, तो राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगा, यानी कि अपेक्षा भेजेगा, और राज्य सरकार आपका उस भूमि को एक्वायर कर सकती है। तो किस कानून के तहत? भूमि अर्जन अधिनियम 1894। ये आपका पहला पॉइंट मिला। परंतु देखिए, परंतु कोई व्यक्ति जिससे ऐसी भूमि अर्जित की गई है, ऐसे अर्जन की तिथि से 5 वर्ष के अवसान पर राज्य सरकार के समक्ष इस आधार पर उसके प्रत्यावर्तन
प्रत्यावर्तन माने पुनः वापसी। भाई पर प्रत्यावर्तन न समझ में आए तो क्या लिखेंगे? पुनः वापसी। अभी हम उदाहरण बताएंगे, पहले बैरेक देखिए। प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा कि भूमि का उपयोग उस अवधि के भीतर उस प्रयोजन हेतु नहीं किया गया था जिसके लिए उसे अर्जित किया गया था, और यदि राज्य सरकार को इस प्रभाव का समाधान हो जाता है तो वह 12% वार्षिक ब्याज की दर सहित एवं ऐसे विकास प्रभार यदि कोई हो जो अर्जन के बाद उपगत किया गया था, प्राप्त किया गया था, पुनर्भुगतान पर उसको भूमि के प्रत्यावर्तन का आदेश देगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति की जमीन को राज्य सरकार ने विकास के लिए एक्वायर कर लिया है या ले अर्जन कर लिया है, ले लिया है, और 5 साल तक जिस उद्देश्य के लिए भूमि ली गई थी उस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए 5 साल तक सरकार या विकास प्राधिकरण ने कोई कार्य नहीं किया है, यानी कि भूमि तो ले ली गई लेकिन शांत बैठा रहा। कितने दिनों तक लोग शांत बैठे रहे? लेकर 5 साल। तो जिसकी भूमि ली गई थी वह राज्य सरकार के समक्ष आवेदन दे सकता है कि जिस प्रयोजन के लिए उसकी भूमि ली गई थी वह प्रयोजन हो ही नहीं रहा है, उसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा है, अतः हमारी जमीन को वापस किया जाए। यानी कि पुनर्प्राप्ति के लिए क्या कर सकता है? ले सकता है, माने आवेदन दे सकता है। यदि राज्य सरकार उचित समझे तो अब देखिए कितना ब्याज की दर से पैसा वापस लेगी। 12% वार्षिक ब्याज की दर से पैसा वापस करे वह व्यक्ति, और प्लस विकास शुल्क अगर कोई हो तो वापस करे, और तब जाकर आपका पूरा पैसा वापस करे। यानी कि कुल मिलाकर जितना पैसा जमीन का सरकार ने उसे दिया है वह पूरा पैसा वापस करे सरकार को, फिर उस पर कितना प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज भी दे? 12%। और अगर कोई विकास प्रभार था तो वह विकास प्रभार भी वह व्यक्ति सरकार को दे, और तब सरकार उसके जमीन को मुक्त कर सकती है। मुक्त करना मतलब कि उसको रिटर्न कर सकती है, उसको वापस कर सकती है। तो अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा वो भाई रट्टा नहीं मारना है, लाइन बाय लाइन अपनी भाषा में लिखना है। देखिए फिर एक बार, यदि विकास प्राधिकरण किसी भूमि का अर्जन करना चाहता है तो वह इसके लिए राज्य सरकार के माध्यम से अर्जित कर सकता है। इसके लिए वह राज्य सरकार को एक माने अपेक्षा करेगा, यानी कि राज्य सरकार से ये मांग करेगा कि इस भूमि को राज्य सरकार एक्वायर करके हमें दे। तत्पश्चात राज्य सरकार विकास के प्रयोजन के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत भूमि को अर्जित कर सकेगी और वह भूमि विकास प्राधिकरण को दे सकेगी। फिर आपका लिखना है कि जिस व्यक्ति से भूमि अर्जित की गई थी अगर 5 वर्ष तक जिस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने भूमि को अर्जित किया था, अगर कितने साल तक? 5 वर्ष तक उस उद्देश्य के बारे में कोई कार्य नहीं किया गया तो ऐसा व्यक्ति अपनी भूमि के प्रत्यावर्तन यानी कि वापसी के लिए या रिकवरी के लिए या पुनः प्राप्ति के लिए राज्य सरकार को आवेदन दे सकता है। याद रखिए, तो राज्य सरकार वापस कर सकती है उसकी भूमि, लेकिन 3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला पॉइंट ये निकला कि पूरा जो पैसा राज्य सरकार ने भूमि का दिया था वो पैसा दे,
और उस पर ब्याज भी दे। कितना प्रतिशत? वार्षिक 12%। और अगर कोई विकास प्रभार है, विकास शुल्क है, तो वह विकास शुल्क भी राज्य सरकार को क्या करे? वापस। भाई यही नियम दिमाग में बैठाना है, वो बेअरेक्ट की भाषा नहीं। देखिए अगला खंड 2 देखिए। जहाँ कोई भूमि राज्य सरकार द्वारा अर्जित की जाती है, वहाँ राज्य सरकार भूमि का कब्जा लेने के बाद भूमि को प्राधिकरण या किसी स्थानीय प्राधिकरण को उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए भूमि अर्जित की गई थी, प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा उस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णित प्रतिकर के एवं अर्जन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रभार के पुनर्संदाय पर भूमि के प्रत्यावर्तन का आदेश देगी। तो वही तो मैंने भी बताया कि भाई राज्य सरकार व्यक्तियों से जमीन लेगी और जमीन लेने के बाद आपका विकास प्राधिकरण, माने यहाँ विकास प्राधिकरण को या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को वह भूमि क्या करेगी? संदाय करेगी, दे देगी, डिलीवर कर देगी, दे देगी। लेकिन इसके लिए विकास प्राधिकरण से राज्य सरकार क्या ले सकती है? प्रतिकर। यानी कि विकास प्राधिकरण से स्टेट गवर्नमेंट कंपनसेशन ले सकती है। और आपका भूमि को एक्वायर करने में जो खर्चे लगे हैं, कास्ट लगे हैं, वह भी विकास प्राधिकरण से कौन वसूल सकती है? राज्य सरकार। यानी कि सीधी लाइन ये हुआ कि राज्य सरकार भूमि के अधिग्रहण के पश्चात विकास प्राधिकरण या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी को उस उद्देश्य के मने को ऐसी भूमि का पुनर्संदाय कर सकती है, लेकिन प्रतिकर लेकर या प्रतिकर लेकर तथा जो भूमि अर्जन में कास्ट या खर्चा लगा है वह लेकर। यानी कि कंपनसेशन ले सकती है सरकार, खर्चा ले सकती है अर्जन का, और भूमि किसको दे सकती है? विकास प्राधिकरण। यानी कि पहले ही कंसेप्ट बताया गया कि विकास प्राधिकरण डायरेक्ट भूमि नहीं पाता, किसके माध्यम से पाता है? तो राज्य सरकार। पहले कौन एक्वायर करेगी? राज्य सरकार। और एक्वायर करके किसको देगी? तो विकास प्राधिकरण से क्या ले सकती है? कंपनसेशन। और क्या भाई? और तो एक चीज बताई गई, कास्ट, यानी कि जो अर्जन में क्या लगा था? खर्चा। भाई आपका ये भूमि का अनिवार्य अर्जन समाप्त हो गया। तो भाई कंसेप्ट बनाए रहिए, इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, लाइन बाय लाइन लिखना संभव नहीं है। एक क्वेश्चन आपका निपट गया। अगला देखिए, अब आपका सेक्शन 18 महत्वपूर्ण है। संबद्ध प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा भूमि का डिस्पोज ऑफ, भूमि का बयान। इसकी भूमिका पहले देखिए। आपका ये पूछ सकता है भूमिका में कि विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का व्यय कैसे किया जाता है, माने व्ययन कैसे किया जाता है, उन प्रावधानों का उल्लेख करिए। तो आपका जवाब होगा कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, यानी कि उत्तर प्रदेश आपका अर्बन प्लानिंग एवं डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 18 में विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के बयान, बयान का मतलब बता दिया जाए। बयान मतलब कि दान देना, विक्रय करना, पट्टे पर देना इत्यादि, ये बयान कहलाता है। तो बयान के बारे में प्रावधान किया गया है जो निम्नलिखित है। तो फिर एक बार याद रखना है, सेक्शन 17 में भूमि कैसे मिलेगी विकास प्राधिकरण को, ये हमने बताया। और जब मिल गई है तो उसका विकास प्राधिकरण क्या करेगा? तो आचार तो डालेगा नहीं। भाई कहा जाता है कि क्या करेंगे? आचार डालेंगे। तो आचार तो डालेगा नहीं, बयान करेगा।
तो बयान करेगा तो भाई बयान में क्या क्या है तो वहीं अब पढ़ना है आगे। लेकिन विक्रय कर सकता है, पट्टा दे सकता है, दान दे सकता है, तमाम चीजें हैं। तो उसको डिटेल में अब बेरेट की भाषा से पढ़ना है। देखिए आपका क्या कर सकता है। पहला क्लास देखिए, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त किए गए किसी निर्देश के अधीन रहते हुए यथा स्थिति संबद्ध प्राधिकरण यानी कि संबंधित प्राधिकरण, प्राधिकरण माने यहाँ विकास प्राधिकरण या लोकल अथॉरिटी यानी कि स्थानीय प्राधिकरण अब क्या कर सकता है, यानी कि जब भी ये भूमि का बयान करे तो अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दे रखा है तो उस डायरेक्शन का भी पालन विकास प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण को करना होगा। और नहीं दिया है तो अलग बात है। यानी कि सरकार डायरेक्शन दे सकती है कि इस भूमि का बयान इस प्रकार किया जाए। देखिए, किसी भूमि का जो राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई हो एवं उसे अंतरित की गई हो, उस पर कोई विकास कार्य किए बिना या कार्यान्वित किए बिना अथवा किसी ऐसी भूमि पर का विकास जैसे वह ठीक समझे कार्यान्वित करने के पश्चात बयान ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीत से तथा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर के अधीन रहते हुए कर सकेगा जो वह योजना के अनुसार क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने हेतु समीचीन समझे। इसका मतलब समझिए पहला खंड का। पहला खंड ये बताता है कि राज्य सरकार ने सेक्शन 17 के तहत जो भूमि एक्वायर करके विकास प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी है, तो एक तो राज्य सरकार निर्देश दे सकती है कि इस भूमि का प्रयोग ऐसे किया जाए। तो उन निर्देशों के अधीन रहते हुए विकास प्राधिकरण क्या कर सकता है, तो भूमि का बिना विकास किए ही, पहला आपका पॉइंट है। पहले ए बी दो खंड हैं, तो ए में है कि भूमि का बिना विकास किए हुए ही आपका विकास प्राधिकरण ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो उसे उचित लगे भूमि का बयान कर सकता है। इसका मतलब थोड़ा समझिए। मान लीजिए ये आपका भूमि राज्य सरकार ने एक्वायर की और किसको दे दिया, विकास प्राधिकरण को। तो विकास प्राधिकरण ये कर सकता है कि इस पर कोई विकास कार्य न करे, यानी कि कोई निर्माण न करे और बिना निर्माण किए हुए ही भूमि का बयान कर दे। तो बिना निर्माण किए हुए कैसे भूमि का बयान किया जाएगा, तो प्लाटिंग कर दे विकास प्राधिकरण, सबसे अच्छा तरीका है प्लाटिंग कर दे। और उन प्लाटों को व्यक्तियों को क्या करे, या तो पट्टे पर दे दे या अनुदान में दे दे या बेच दे, विक्रय कर दे। बयान में ये सब शामिल है। अनुदान भी देना यानी कि सब्सिडी भी देना या दान देना, विक्रय करना यानी कि गिफ्ट देना, सेल करना, लीज पर देना। यानी कि पहला नियम ये मिला कि जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है भूमि के प्राप्ति के पश्चात उस पर बिना कोई विकास कार्य किए हुए ही उस भूमि का क्या कर सकती है, बयान। सबसे अच्छा उदाहरण इसका है कि प्लाटिंग कर दी जाए जमीन का और प्लाटिंग करके उस जमीन को लोगों को बेच दिया जाए या पट्टे पर दे दिया जाए। दूसरा तरीका आपका खंड बी में है कि विकास प्राधिकरण और क्या कर सकता है, तो इस भूमि का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। महायोजना और क्षेत्रीय विकास योजना के अनुसार। और जब विकास हो जाए तो इस मने इसको क्या कर सकता है, तब बयान कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस भूमि पर फ्लैट बना दे। कौन बना दे, विकास प्राधिकरण बनाता भी है भाई, बहुत ज्यादा।
माने भूमि एक्वायर करके विकास प्राधिकरण क्या बनाते हैं, फ्लैट, और वह फ्लैट लीज पर या तो देते हैं, तो ज्यादातर लीज पर ही दिया जाता है, पट्टे पर, या तो लीज पर देता है, या विकास प्राधिकरण उसको क्या करता है, बेचता है, या भाई प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है तो हो सकता है कि अनुदान भी दे दिया जाए, यानी कि फ्री में पैसा न लिया जाए। तो आपका तो विकास प्राधिकरण क्या कर सकता है, इस भूमि का विकास कर सकता है, और विकास करके उस भूमि का व्ययन कर सकता है, यानी कि फ्लैट बचा बनाए और फ्लैट को क्या करे, लोगों को बेच दे। ये विकास प्राधिकरण को अधिकार है। यानी कि बिना फ्लैट बनाए भी जमीन को बेच सकता है, पहला खंड। और खंड बी में क्या है कि फ्लैट बनाकर भी, यानी कि विकास कार्य करने के पश्चात उस मने भूमि का व्ययन करे। तो देखिए आपका अब भूमि का जब व्ययन करेगा तो आपका शर्तें लगा सकता है, निबंधन लगा सकता है, यानी कि कंडीशन भी लगा सकता है कि आप इसका प्रयोग इस तरीके से करेंगे। जैसे कि ज़्यादातर जो लीज पर दिया जाता है विकास प्राधिकरण द्वारा, जो मकान या फ्लैट दिए जाते हैं वह अनंत काल या परपिचुअल टाइम, यानी कि परपिचुअल या शाश्वत काल के लिए नहीं होते। सामान्यतः जो होता है 99 ईयर्स का, यानी कि 99 वर्ष का। आप देख सकते हैं कि कितना सरकार ने पट्टा इनको दिया है, 99 साल। अंग्रेज भी पट्टा देते थे, और जितनी सिविल लाइन में आपका ज़्यादातर बिल्डिंगें हैं वह लीज पर ही चलती रही। आपका कटरा में भी जो लक्ष्मी चौराहे के आसपास आप लोग बिल्डिंग देख रहे हैं वह भी सरकारी लीज पर ही। हाई कोर्ट के भी आसपास अंग्रेज पट्टा देकर चले गए थे, और अब पट्टे की अवधि धीरे धीरे समाप्त हो रही है, तो कई जमीनों को सरकार एक्वायर भी कर ली है, और कई का मुकदमा पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट। बस स्टे लगा है, अब सुनवाई होगी, आगे क्या होगा। तो तमाम बिल्डिंगों पर सरकार की नज़र है, हाई कोर्ट के आसपास की, जो पुरानी हवेली दिखेगी। तो अगला देखिए भाई, आपका ये पहला खंड आपको बताया गया कि कैसे व्ययन किया जाएगा। तो बस 2 लाइन, या तो भूमि का विकास किए बिना या विकास करके, बस 1 लाइन में हो गया। भाई इतना पंचौरा का मतलब यही हुआ कि भूमि का विकास किए बिना भी व्ययन, और विकास करके, पूरी 5 लाइन की 1 लाइन में समा। खंड 2 देखिए, अधिनियम की किसी बात का अर्थान्वयन, माने अर्थ, संबद्ध प्राधिकरण यानी कि संबंधित प्राधिकरण, यानी कि आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी या स्थानीय प्राधिकरण को दान द्वारा भूमि का व्ययन करने के लिए समर्थ बनाने के रूप में नहीं किया जाएगा। यानी कि इसका मतलब, इतनी लाइन का मतलब ये हुआ कि जो भूमि स्टेट गवर्नमेंट ने एक्वायर की है और विकास प्राधिकरण को दी है, क्या उसका प्रयोग विकास प्राधिकरण हिबा या गिफ्ट या उपहार या दान देने के लिए कर सकता है कि नहीं? सामान्यतः नहीं कर सकता। मैंने सामान्यतः क्या लगाई गई है? रोक। अगला शब्द देखिए, किंतु। अब किंतु आ ही गया तो कुछ न कुछ तो समस्या है ही। दान तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन और क्या किया जा सकता है वही याद रखना है। एचजेएस प्री में भी एक क्वेश्चन आता है टेक्निकल, देखिए, किंतु इसके अधीन रहते हुए इस अधिनियम में भूमि के व्ययन के संदर्भ का अर्थान्वयन किसी रीति में उसके व्ययन के संदर्भ के रूप में, चाहे विक्रय हो, चाहे विनिमय हो, या पट्टा द्वारा हो, या किसी सुखाधिकार द्वारा, अधिकार द्वारा, या विशेषाधिकार के सृजन द्वारा हो, अन्यथा नहीं किया जाएगा। इसका मतलब अब समझिए भाई, शब्द
जो बेयर एक्ट के शब्द हैं आपका कह सकते हैं कि काफी उलझाऊ है, इसमें शक नहीं है इसमें। अब इसको आपका इतना उलझाऊ बेयर एक्ट नहीं पढ़ पाएंगे न लिख पाएंगे, तो उसको सीधे अर्थों में मैं बताता हूँ। सीधा अर्थ ये हुआ कि जो भूमि अर्जित की गई थी राज्य सरकार द्वारा और विकास प्राधिकरण को दी गई थी, उस भूमि का बयान हिबा या गिफ्ट या दान के रूप में विकास प्राधिकरण या कोई लोकल अथॉरिटी को दी गई थी, तो वह लोकल अथॉरिटी नहीं कर सकती। तो आपके दिमाग में तुरंत ये बात उठनी चाहिए कि आखिर भाई विकास प्राधिकरण को जमीन दी है सरकार ने, तो विकास प्राधिकरण किस रूप में इसका प्रयोग कर सकता है। तो विकास प्राधिकरण गिफ्ट तो किसी को नहीं दे सकता, लेकिन क्या क्या कर सकता है तो वह याद रखना है। क्या क्या कर सकता है, तो पहला आपका विक्रय कर सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति से पैसा लेकर क्या करे, बेच दे। दूसरा एक्सचेंज या विनिमय कर सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति की जमीन से आपका इस जमीन का अदला बदली कर ले, एक्सचेंज कर ले, यानी कि अपनी जमीन किसी को दे दे और उसकी जमीन क्या कर ले ले, अदला बदली, इसको एक्सचेंज कहा जाता है। या पट्टे द्वारा पट्टा दे दे। अब पट्टा एक बार समझा दिया जब भाई, नए लोग पता ना पट्टा जानते हैं कि नहीं, बार बार पट्टा आ रहा है, इससे अच्छा ये है कि लीज एक बार क्या किया जाए। भाई विक्रय तो लोग जानते ही हैं, विनिमय माने अदला बदली करना। जैसे हम एक पेन दे रहे हैं तो दूसरा कोई टाफी दिया सर को भरमाने के लिए, गेहूं दिया, हमने गेहूं दिया तो दूसरा आदमी चावल दे दिया, हमने 500 की नोट दी तो 100 का नोट दे दिया। तो बताइए विनिमय होगा कि विक्रय। अरे पिछली बार यह था धन का विनिमय हो सकता है कि नहीं। हाँ, ये नहीं कि कह दीजिए नहीं होगा। जैसे कि अब तो हजारा वाला खत्म हो गया, नहीं तो उस पर भी 2000, एक आदमी 2000 की नोट दिया तो दूसरा आदमी उसके बदले 500 की 4 नोट दे दिया, तो ये विक्रय होगा कि विनिमय की दान होगा। विनिमय, नोट के बदले नोट। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर एक पक्षकार धन दे रहा है और दूसरा कोई वस्तु दे रहा है तो वह विक्रय, और फ्री में दे दीजिए सामान तो वह दान हो जाएगा। अब पट्टा बताया जाए, दान तो हो ही गया। देखिए भाई पट्टा, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इसके पास ये जमीन है, ये इसका मालिक है और बी को यह जमीन यह लीज पर देता है, यानी कि पट्टे पर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस जमीन का स्वामी ये ही रहेगा। फिर एक बार समझिए, पट्टे में स्वामित्व का अंतरण या ट्रांसफर नहीं किया जाता, ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं किया जाता, बल्कि जो यूज करने का अधिकार है, यानी कि उसको उपभोग के अधिकार को ट्रांसफर किया जाता है। और कब्जा ए द्वारा बी को क्या दे दिया जाता है, कब्जा। यानी कि पट्टा एक ऐसा संव्यवहार है जो ओनरशिप और पजेशन में अंतर को स्पष्ट करता है, यानी कि स्वामी कोई और होता है और कब्जाधारी कोई और होता है। और जब एक बी को अपनी जमीन का कब्जा दे रहा है, माने हैंडओवर कर रहा है, किसके लिए, स्वामित्व नहीं, केवल किसके लिए, और तो इसके बदले ये कुछ क्या पाएगा, पैसा। उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिफल, यानी कि कंसीडरेशन या मूल्य। तो इस यही पट्टा होता है भाई। अब ये कितने दिन के लिए भी को यूज करने का पट्टा दे, एक दिन भी हो सकता है, 2 दिन भी, 3 दिन भी, साल भर भी, 99 साल भी, 999 साल भी। अब अंग्रेज देते थे, जो अंग्रेजों के हितैषी थे, उन्हें अंग्रेज क्या करते थे, जाओ 2 बीघा पट्टा ले लो, जैसे यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ की भी कहानी बता दीजिए भाई, ये भी आपका विवादित ही जगह है, तो इसीलिए आज तक बना नहीं भाई। तुम देखो ये लाउड स्पीकर भाई बंद कर दिया जाए तो
हाँ क्या। जा रहे कि चुनाव के बाद तोड़ फोड़ होगी। अब कितना सरकार तोड़ेगी, तो 3 मीटर 3.5 मीटर तो ये दीवार वाला दुकान उकान सब टूट जाएगी। भाई अगर 3.5 मीटर भी इधर मैंने हटती है और निश्चित टूटेगा, क्योंकि नाला मिलाना है। और नाला लाकर दीवार के पास ही छोड़ दिए हैं कि उसमें देखिए यहाँ इधर पीछे कि दीवार जब टूटेगी तभी नाला क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और नाला तो बनेगा ही चाहे दीवार टूटे या मकान टूटे। बस ये है कि भाई चुनाव में लोग माने नाराज ना हो, तो चुनाव तक किसी का मकान टूटने वाला नहीं है। उसके बाद क्या होगा अगर सरकार बनती है। तो मैंने ये बताया जा रहा है कुल मिलाकर, फिर एक बार समझिए, पट्टा हमने बताया और पट्टे का इतिहास भी थोड़ा जानना है कि अंग्रेज, जैसे कि जो अंग्रेजों की भक्ति करता था, यानी कि राजभक्त था, यानी कि अंधभक्त था, जो कहा जाता है ना कि भाई आपका जैसे कि अखिलेश जी के अंधभक्त हैं, मायावती जी के हैं, मोदी जी के हैं, आपका राहुल जी के हैं, टीचरों के भी अंधभक्त होते हैं। तो अंधभक्ति ठीक नहीं है। अगर टीचर गलत पढ़ा रहा है तो उसका विरोध करिए, ये नहीं कि आप अंधभक्त बने रहिए। और आपका टीचर गलत अगर पढ़ा रहा है तो अंधभक्त मतलब कि जो बोल दिया, सांप को बिच्छू बोल दिया नेता, तो जो अंधभक्त रहेंगे, हाँ बिच्छू ही है बिच्छू ही है कहेंगे। और जबकि वास्तविकता क्या रहेगी, सांप। तो फिर एक बार देखिए पट्टा पर एक कहानी, यानी कि जो अंग्रेजों के काफी सहयोग किए, यानी कि आपका उस आप कहेंगे, आप अपनी भाषा में कहेंगे कि ये देश के साथ गद्दारी किया, माने आप आज कहेंगे। लेकिन उस समय वो अंग्रेजों को क्या कर रहे थे, सपोर्ट। उन पर प्रसन्न होकर अंग्रेज एक तो उपाधि देते थे और दूसरा आपका उनको जमीन देते थे। कई लोगों को 100-100 बीघा जमीन, तो जाओ ये लाल कोठी ले जाओ, तो ये पीली कोठी ले लो। तो जो चंद्रशेखर आजाद के बारे में सूचना दिया था, अंग्रेज उसको इनाम दिए थे। अब ये काफी कोठी ओठी मिली थी और आज भी उनके वंशज हैं, ये नहीं कहा जा सकता। तो आप ये कहेंगे कि उस समय ये गद्दारी किया, लेकिन उस समय आपका सरकार उसको क्या दी, इसी गद्दारी के लिए क्या दी थी, इनाम। अब आज भी इनाम दिया जाता है, वो अलग बात है, वो भाई सम्मान दिया जाता है, उपाधि नहीं। उपाधि का अंत किया गया, तो उपाधि राजभक्ति दिखाने में और सम्मान आपका शिक्षा इत्यादि में आगे बढ़ने के लिए वो आगे बताया जाएगा संविधान में। 18 जब आर्टिकल बताया जाएगा तो दोनों में अंतर, अभी नहीं। आइए हाँ? भाई देखिए जो बिल्डिंगें बनती हैं वो तो अनंत काल तक नहीं रह सकती, उसकी भी एक एज होती है हमें लगता है। या जो भी कारण हो अब सरकारी, और हम देख लेंगे तभी बताएंगे, लेकिन सरकार ज्यादातर पट्टे 99 साल के लिए ही देती है। जो एग्रीमेंट होता है उसमें 99 साल ही ज्यादा रहता। इसको हम देख लेंगे क्या कारण है, क्या बिल्डिंग का कारण है कि कोई और कारण है। अगला देखिए भाई आपका, तो फिर एक बार देखिए, अभी पट्टा पर हम थे, फिर एक बार देखिए इस खंड को, खंड 2 को, क्योंकि फिर एक बार बताना पड़ेगा कि विकास प्राधिकरण भूमि को दान में नहीं दे सकता, लेकिन भूमि को
आपका विक्रय कर सकता है, आपका विनिमय कर सकता है, पट्टे पर दे सकता है, या सुखाधिकार के रूप में यूज किया जा सकता है, इजमेंट के रूप में। तो अब आपका नया शब्द आ गया सुखाधिकार, जो मेंस के लिए हमें आपका माइनर एक्ट में यूपी के लिए पढ़ना भी है। तो पहले देखिए सुखाधिकार या इजमेंट, कम से कम दिमाग में तो रहे कि इजमेंट होता है। मान लीजिए ए का ये मकान है और ये मकान जो है बी का है, या प्लाट ही ले लिया जाए, ये प्लाट ए का है और ये प्लाट बी का है। अब ए के प्लाट की ओर इधर से रास्ता आता है और बी ने क्या काम किया कि अपना पूरा जो आपका जमीन था उसको मैंने बाउंड्री करवा लिया और ए का रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक। तो सुखाधिकार ये कहता है कि एक जो ये जमीन है, इस जमीन का दूसरी जमीन पर कुछ अधिकार होता है। तो ये जो पहली जमीन है, इसको दूसरी जमीन पर क्या क्या अधिकार होगा कि उस जमीन से प्रकाश आए, प्रकाश को नहीं, उस जमीन से रास्ता आए, सीवर लाइन आए, आपका मैंने कह सकते हैं कि बिजली का तार लाया जा सकता है। यानी कि इस जमीन का यूज किया जाएगा, किस जमीन द्वारा, इस जमीन द्वारा किसके लिए, ताकि इस जमीन का यानी कि पहले वाली जमीन का अच्छा उपभोग किया जाए। तो इसी को हम इजमेंट, रास्ता बंद नहीं किया जा सकता। यानी कि ये नहीं है कि आप देखिए तो लाइव क्लास जा, फोन क्यों आ रहे हैं भाई, इतने इंक्वायरी आ रहे हैं इस समय कि फोने नहीं उठ रहा है। आदमी पढ़ाए कि बात करे, दिक्कत ये है। देखिए अब क्लास के बाद देखिए इसी को इजमेंट कहते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि विकास प्राधिकरण जो भूमि राज्य सरकार से पाया है उसे सुखाधिकार के रूप में लोगों को यूज करने के लिए दे सकता है कि आप इधर से जाइए, इधर से सीवर लाइन ले जाइए, बिजली का तार ले जाइए, प्रकाश पाइए, हवा पाइए, ये रोका नहीं जा सकता। इसके लिए मुकदमा किया जा सकता है। अगला देखिए सुखाधिकार। हाँ, नहीं नहीं देना नहीं है भाई, वो लाइसेंस में देना रहता है, सुखाधिकार में नहीं। सुखाधिकार देखिए आपका जमीन से, एक और याद रखिए, जो आपका मैंने टीपीए में पढ़ाना भी है, सेक्शन 6 जब पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा हम बताएंगे कि जो इजमेंट होता है वह चूंकि स्थान से जुड़ा रहता है तो उसको अलग ट्रांसफर नहीं किया जाता। अब ये थोड़े कहेंगे कि तुम जाकर हवाई जहाज से ऊपर से आओ ये तो ट्रांसफर अगर करता है तो इजमेंट स्वतः ट्रांसफर हो जाता है, वो आगे हम बताएंगे उतना। लेकिन एक को कुछ मैंने पहली जमीन वाले को कुछ देना नहीं है। हाँ, इसी में एक आपका होता है लाइसेंस, उसको हम बता रहे हैं अभी। देखिए भाई सुखाधिकार के बाद अधिकार आ गया, तो किसी किसी अधिकार का सृजन कर सकता है विकास प्राधिकरण, लोगों को अधिकार दे सकता है आने जाने या बैठने उठने, जो भी करे उससे मतलब नहीं। या विशेषाधिकार, विशेषाधिकार का मतलब प्रिविलेज दे सकता है, कुछ छूट दे सकता है। और इसी में आपका कह सकते हैं कि लाइसेंस भी दे सकता है। तो लाइसेंस समझना है, देखिए आपका लाइसेंस का मतलब होता है अनुज्ञप्ति, हिंदी शब्द है भाई ये, या परमिशन देना। अब लाइसेंस का मतलब थोड़ा एक लाइन अलग से समझिए। विकास प्राधिकरण चाहे तो अपनी भूमि पर किसी को लाइसेंस दे सकता है। लाइसेंस का मतलब ये हुआ कि जो कार्य अन्यथा अवैध होता, अगर आप अनुमति प्राप्त कर लिए हैं, अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लिए हैं, अर्थात लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं, तो अब वह कार्य वैध या वैलिड माना जाता है। यानी कि लाइसेंस द्वारा अवैध कार्यों को क्या बनाया जाता है, वैध।
अब 3-4 उदाहरण से पॉइंट पकड़िए इसको अच्छे से। मान लीजिए कि कोई प्रदर्शनी लगनी है, नगर माने विकास प्राधिकरण का पार्क है, तो बिना विकास प्राधिकरण की इजाजत के अगर कोई व्यक्ति प्रदर्शनी लगाता है तो अवैध होगा। लेकिन जैसे ही विकास प्राधिकरण उसके लिए क्या दे दे, लाइसेंस दे दे, तो लाइसेंस में कुछ पैसा लिया जाता है। यानी कि विकास प्राधिकरण को कुछ पैसा दीजिए, विकास प्राधिकरण आपको 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए क्या दिया, लाइसेंस, तब आप प्रदर्शनी लगाए, मेला लगाए, झूला लगाए, तो वह अवैध हो जाएगा कि अवैध? वैध। जैसे कि आपका दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कोई शराब बेच रहा है तो वह अवैध है, लेकिन जैसे ही सरकार ने उसके लिए क्या दे दिया, लाइसेंस, तो वह अब क्या हो गया, वैध। लाइसेंस सरकार भाई आपका निरस्त भी कर सकती है, शर्तों का उल्लंघन। डीएल सबसे अच्छा है। जो चालक अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र है, वह सबसे अच्छा उदाहरण है कि बिना डीएल के, यानी कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के या बिना चालक अनुज्ञप्ति के आप अगर वाहन चलाते हैं तो अवैध होगा। और जैसे ही सरकार ने क्या दे दिया, परमिशन, लाइसेंस दे दिया, तो वाहन चलाना क्या होगा, वैध। तो अनुज्ञप्ति भी दे सकती हैं, आपका परमिशन दिया भी जाता है। देखे होंगे पार्क वार्क में प्रदर्शनी इत्यादि लगती है, तो विकास प्राधिकरण पहले ही क्या वसूला रहता है, उससे रसीद कटती है। रसीद आपका रखे रहिए ताकि कोई पुलिस वुलिस वाला आए तो आप रसीद को क्या करें, दिखा सकें। या कोई भी विकास प्राधिकरण का ही आ गया कर्मचारी की कैसे लगा लिए, तो कम से कम रसीद तो दिखाएंगे कि आपके विभाग से हमने क्या प्राप्त किया था, लाइसेंस। अब अगला अन्यथा नहीं किया जाएगा। अन्यथा नहीं किया जाएगा का मतलब ये हुआ कि अन्य किसी, इसके अलावा मतलब विक्रय, विनिमय, आपका पट्टा, सुखाधिकार, अधिकार, विशेषाधिकार, इसके अलावा भूमि का प्रयोग अन्य किसी उद्देश्य के लिए या अन्य किसी तरीके से भूमि का व्यय नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार आपका खंड आपका 2 बताया गया। तीसरा देखिए भाई खंड, उपधारा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसका मतलब ये हुआ कि उपधारा 2 में चाहे कोई भी बात कही गई हो, उपधारा 3 की बातें लागू होंगी। यानी कि उपधारा 2 पर उपधारा 3 प्रिवेल करेगी। इसको कहते हैं प्रिवेल। प्रिवेल मतलब क्या, अभिभावी। प्रिवेल मतलब क्या हुआ, तो भले 2 में कुछ भी कहा गया हो लेकिन 3 की बातें लागू होंगी और खंड 2 का कोई प्रभाव। तो खंड 2 फिर एक बार देखिए, दान नहीं दे सकता विकास प्राधिकरण, विक्रय इत्यादि कर सकता है, दान नहीं दे सकता। तो खंड 3 देखिए, उपधारा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संबद्ध प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण, भारतीय जीवन बीमा निगम, आवास एवं नगरीय विकास निगम, बैंककारी कंपनी जैसे उत्तर प्रदेश लोकधन अधिनियम 1972 में परिभाषित है, या किसी अन्य वित्तीय संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा अनुमोदित है, के पक्ष में ऐसी भूमि पर बंधक या प्रभार का सृजन कर सकेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फिर एक बार कह सकते हैं, गौर करिए कि जो क्लाज 2 में था वहां कभी ये नहीं लिखा गया था कि विकास प्राधिकरण ऐसी भूमि का मार्गेज भी कर सकता है। तो लिखा क्या गया है फिर खंड 2 में, याद रखिएगा भाई, दान दे नहीं सकता, दान दे नहीं सकता तो कैसे कैसे बयान करेगा, विक्रय कर सकता था, और क्या, विनिमय, और क्या, पट्टा, और क्या, सुखाधिकार, कोई अधिकार या विशेषाधिकार। तो क्या आपका बंधक का इसमें उल्लेख किया गया है, नहीं। तो यानी कि विकास प्राधिकरण
अपनी भूमि का न तो दान दे सकता है न ही मार्गेज कर सकता है। लेकिन किसको मार्गेज कर सकता है, खंड 3 ये भी बताता है। तो कोई भारतीय जीव LIC है या कोई बैंक है या कोई कोऑपरेटिव बैंक है, तो उनको ये अपनी जमीन को क्या कर सकता है, बंधक रख सकता है। तो बंधक का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ समझना पड़ेगा। यानी कि एक देखा जाए एक उदाहरण भाई, क्योंकि भाई समझाना पड़ेगा ना मार्गेज। मान लीजिए ये विकास प्राधिकरण है, इसके पास ये जमीन है, भूमि है, और ये कह सकते हैं किसी सहकारी बैंक या किसी भी बैंक में ये क्या करता है, बंधक रखता है। तो भाई बंधक कैसे रखा जाएगा भूमि का, तो एक ये काम हो सकता है। बंधक का मतलब समझिए, यानी कि विकास प्राधिकरण उस भूमि में हित का सृजन बैंक या LIC के पक्ष में किया है और LIC या बैंक से कुछ क्या लिया है, धन। यानी कि इसका मतलब बंधक का मतलब ये हुआ कि अपनी अचल संपत्ति को गारंटी के रूप में दूसरे के पास रखिए और दूसरे से क्या लीजिए, धन। यानी कि बैंक में ये जमीन बंधक रखी गई और बैंक से क्या लिया गया, 2 करोड़ का उधार लिया गया। अगर प्राधिकरण बैंक को ये पैसा नहीं चुका पाता तो बैंक को अधिकार होगा कि इस जमीन को बेचकर और अपना 2 करोड़ रुपया क्या करे, चुका ले। भाई याद रखिए, इसी को मार्गेज कहते हैं। तो बताइए मार्गेज सामान्यतः नहीं होगा, लेकिन कहाँ हो सकता है, या तो LIC के पास हो सकता है या किसी बैंक के पास या कोई निगम है सरकारी उसके पास, या जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं यानी कि सहकारी बैंक होते हैं उनके पास बंधक या प्रभार। प्रभार यानी कि चार्ज, चार्ज मतलब भार। भार का मतलब आपका TPA का सेक्शन 100 में है। अब उतना डिटेल में हम नहीं बता सकते क्योंकि भाई आपका वो TPA में डिटेल में चलता है। यहाँ तो जो वर्ड आ रहे हैं बस उन वर्डों को मैं एक एक लाइन क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये डिटेल में आपका TPA में सब जाएगा। खंड 4 देखिए भाई, जहाँ इस धारा के अधीन खाली भूमि का व्यय अनुबंधित समय के भीतर निर्माण हेतु ऐसे समय के भीतर निर्माण करने में असफल रहने पर पट्टे के समापहरण और पुनः प्रवेश के अधिकार के अध्ययन पट्टे के द्वारा किया गया है और पट्टेदार अनुबंधित यानी कि निर्धारित, ना है तो लिख लेना है बैरक में, निर्धारित समय या बढ़ाए गए समय के भीतर जैसा पट्टाकर्ता मंजूर करे निर्माण या उसके सारभूत भाग का निर्माण करने में पर्याप्त कारण के बिना असमर्थ रहता है, वहां पट्टाकर्ता उपधारा 4A के उपबंधों के अधीन रहते हुए पट्टे का समापहरण कर सकेगा, फार फ्यूचर कर सकेगा और भूमि पर पुनः प्रवेश कर सकेगा यानी कि री एंट्री कर सकेगा, परंतु यह कि जब तक पट्टेदार को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने हेतु उचित अवसर नहीं दिया जाता, कोई समापहरण यानी कि जब्ती या री एंट्री यानी कि पुनर्प्रवेश नहीं किया जाएगा। अब आपका फिर समझना पड़ेगा, आपका पट्टा जब्ती यानी कि फार फ्यूचर और री एंट्री यानी कि पुनः प्रवेश, भाई जब तक ये नहीं, ये सब TPA में आएंगे भाई ज्यादा। आपका देखिए, आपका एक उदाहरण हम बताते हैं पहले पट्टा का, फिर एक बार उदाहरण देखिए। मान लीजिए ए विकास प्राधिकरण है ए, और विकास प्राधिकरण राज्य सरकार से जमीन पाया है, मैंने राज्य सरकार ने एक्वायर किया, इसको दिया ये जमीन। विकास प्राधिकरण बताइए पट्टे पर ये जमीन दे सकता है कि नहीं दे सकता है, विक्रय कर सकता है कि नहीं, और क्या नहीं कर सकता, दान, और दूसरा बंधक। बंधक आम आदमी को नहीं दे सकता। फिर एक बार देखिए, अब
विकास प्राधिकरण ने बी को इस जमीन को पट्टे पर दिया और ये पट्टे में शर्त थी कि बी इस जमीन पर 2 मंजिला मकान बनाएगा और समय दे दिया गया कि कितने साल के अंदर, 5 साल। और लीज में ये कंडीशन लगी थी कि अगर बी 5 साल के अंदर मकान का निर्माण नहीं करता तो विकास प्राधिकरण को इस पट्टे को जब्त करने, फॉर फ्यूचर करने, समापहरण का अधिकार होगा और विकास प्राधिकरण इस पर री एंट्री मारेगा, पुनः प्रवेश कर जाएगा, अर्थात बी को जमीन पर से हटाकर और अपना पोजीशन क्या करेगा, कर लेगा। तो अगर ऐसी शर्त लगी है और भी उन शर्तों का पालन नहीं किया या विकास प्राधिकरण ने समय भी बढ़ा दिया, 5 साल की जगह बाद में 7 साल कर दिया, और फिर भी कोई निर्माण नहीं किया, न ही निर्माण की शुरुआत किया, तो क्या विकास प्राधिकरण ऐसे पट्टे को निरस्त कर सकता है कि नहीं? कर सकता है और पट्टे को जब्त कर लेगा और जमीन पर री एंट्री या पुनः प्रवेश कर सकेगा। ये जो री एंट्री का अधिकार है, इसके लिए आपको टीपीए में कम से कम 2 सेक्शन और जब्ती में देखना पड़ता है। पहला सेक्शन आपका टीपीए की धारा 6 है कि जो री एंट्री का अधिकार है इसको दूसरे को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। केवल भाई री एंट्री नहीं, केवल री एंट्री, क्योंकि वो अब बताया जाएगा। और 111 भी देखनी है टीपीए की धारा, यानी कि आप घर पर पढ़ना चाहें डिटेल में तो हम सेक्शन जरूर बता, उतना तो भाई कोरिलेट चलना संभव नहीं है क्योंकि ये नगर नियोजन चल रहा है, अर्बन प्लानिंग, लेकिन आपको हम सेक्शन जरूर बता दे रहे हैं कि अगर इसको डिटेल में पढ़ना है री एंट्री और फॉर फ्यूचर को, तो आप टीपीए का सेक्शन आप पढ़ सकते हैं, 6 पढ़ सकते हैं, 12 पढ़ सकते हैं और 111 3 सेक्शन आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो भाई अब रेस्ट ले लिया जाए क्योंकि 1.25 घंटा हो गया भाई, समय भी हो गया, तो संविधान भी चलाना है आगे भी, तो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा भाई, फिर कॉन्स्टिट्यूशन वहीं आगे बढ़ाते हैं जहां तक पढ़ाया गया था। संविधान चलेगा अभी 15 मिनट बाद।